तो हमने अपनी पिछली क्लास में फ्रेंड्स देखा था क्या क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी तक हम आ चुके थे। विलियम शेक्सपियर की बात हम कर चुके थे, एलिजाबेथन एरा की बात हम कर चुके थे। तो अब हमें नेक्स्ट क्या सीखना है? तो देखिए दोस्तों, आपको एक टर्म आना चाहिए, एंड व्हाट इज दैट टर्म? दैट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। ठीक है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रेजेडी के बारे में ही बताया जा रहा है एक फैक्ट। वो फैक्ट ये है कि जब भी ट्रेजेडी होती है, दुखांत नाटक होते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए हैं, तो उसमें हमें करना क्या है? तो हमें एक चीज जरूर आनी चाहिए। इससे पहले वाले टॉपिक में हम सीख चुके हैं क्या? क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी, राइट? ये डिफरेंस मैं आपको बता चुकी। उसके बाद हम देख रहे हैं कैसी ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी का में एक लिटरेरी डिवाइस आता है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट लिटरेरी फॉर्म? व्हाट इज दैट ड्रामेटिक डिवाइस? सो दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। ठीक है, ट्रेजेडी में हमेशा कैथारसिस आता है। और वो कैथारसिस होता क्या है? तो कैथारसिस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैथारसिस मतलब क्या? दिस इज purgation of feelings. Purgation of feelings is called catharsis. ये वर्ड आपसे कई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछा गया है। इस वजह से इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैथारसिस का मतलब क्या होता है। कैथारसिस का मतलब होता है पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स, प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स। अब ये प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग क्या है? जैसे कि कोई समाज में या आपके किसी परिवार में किसी व्यक्ति की, किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी, और मृत्यु होने के बाद उनके जो सगे संबंधी हैं उसमें कोई व्यक्ति जो है वो रो ही नहीं रहा है, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा, जो व्यक्ति इस दुनिया से गया है उसके बहुत ज्यादा करीब था, उसकी फैमिली का ही था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं और वो बिल्कुल एक तरह से फ्रोजन स्टेट में आ गया है, बिल्कुल स्थिर हो गया है। तो लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि प्लीज आप रो लीजिए, क्योंकि रोने से मन हल्का हो जाता है। अगर आपकी आंख में से आंसू नहीं निकलते हैं ड्यूरिंग दैट मॉर्निंग टाइम, विलाप करते हुए, शोक करते हुए किसी की मृत्यु के टाइम में, जो कि ऐसा व्यक्ति था जो कि आपके बहुत क्लोज में था, तो होता क्या है? दैट क्रिएट्स अ बर्डन इन योर माइंड। एक बोझ बन जाता है माइंड पर, और वो बोझ फिर और किसी के द्वारा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि रो कर क्या कर लिया जाए? अपने मन को हल्का कर लिया जाता है। So what is that? That is purgation of feelings. That is purification of feelings. तो यहाँ पर कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस यही होता है जिसको हम कहते हैं purgation of feelings. ये ट्रेजेडी में कहाँ पर आता है? तो ट्रेजेडी में ये हर जगह आएगा, particularly at the end. और एंड में क्या होता है कि दर्शकों को जो भी इसका सार, जो निष्कर्ष, जो मॉरल बताया गया है, उसमें हो क्या रहा है? तो ये जो मॉरल बताया गया है उसमें सारे लोगों का जो कैथारसिस है, जो पर्गेशन है, वो पॉसिबल हो पाता है। जैसे कोई नाटक जो था वो दुखांत नाटक है, उसका अंत दुख के साथ हुआ, लेकिन फिर भी जो दर्शक दीर्घा है, वो सारे दर्शक, वो सारे ऑडियंस क्या करते हैं? इन सारे वाइसेस को, इन सारे वर्च्यूज को अपनी लाइफ में भी वो महसूस करते हैं। वो रियलिस्टिक, सारे जो चीजें हैं वो बहुत रियलिस्टिक होती हैं, और व्यक्ति भी ये सोचता है, कोई एक लेमैन पर्सन भी ये सोचता है कि हाँ, इस नाटक में जो बात कही गई वो मुझे भी ध्यान रखनी चाहिए, और ये ट्रेजेडी थी। तो जैसे इस हीरो का अंत इस तरह से हुआ, अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से ये हीरो जो है वो पतन की ओर अग्रसर हुआ, उसका पतन हो गया, एंड ही फेस डिक्लाइन इन हिज लाइफ। तो उस तरह का पतन मेरा भी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अति महत्वाकांक्षी होना, कोई भी व्यक्ति इससे ग्रसित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इससे एफ्लिक्टेड हो सकता है। तो इस वजह से इस ट्रेजेडी में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि किससे रिलेटेड होती हैं? पूरी ह्यूमन रेस से रिलेटेड होती हैं। और ह्यूमन रेस से रिलेटेड होने की वजह से ये किससे एप्लीकेबल होंगी? हर व्यक्ति के लिए उसी रूप से लागू होंगी जैसा कि इस ट्रेजेडी में बताया जा रहा है।
and that is called catharsis and that is called purgation of feelings. हम अपने आप को उसी बात से जोड़ पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं और हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अरे इसने हीरो ने अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से इसका पतन हुआ, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है और इसलिए हमें अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। तो ये लेसन न सिर्फ ट्रेजेडी के लास्ट में होता है बल्कि हमारे जीवन पे भी उतना ही इंप्लीमेंट होता है जितना कि इस ट्रेजेडी में। तो यहां पर ये ड्रामेटिक डिवाइस आपको याद हो गया होगा, दैट इज कैथारसिस। कैथारसिस मतलब क्या? दैट इज परगेशन ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेजेडी में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद होने ही चाहिए। देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है। हमें बहुत सारा पढ़ना है, एक साल में बहुत सारा पढ़ना है और उस बहुत सारे पढ़ने में क्या होना चाहिए? हमारी अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए। अगर अप्रोच गलत है तो पढ़ाई तो एंडलेस है, जब तक जीवन है तब तक पढ़ाई है। तो यहाँ पर इस लर्निंग को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कीजिए और सिंक्रोनाइज करते वक्त ये ध्यान रखिए कि ये स्मार्ट स्टडी हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर कैथारसिस हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने ट्रेजेडी के नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड थीम्स एंड मोटिव्स। देखिए, कुछ चीजें, कुछ टिप्स में हम चीजें समझेंगे और वो टिप्स में समझने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो ट्रेजेडीज हैं, जो कि हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आनी चाहिए। तो देखें ये नेक्स्ट टर्म क्या है। अब मैं जब एक ट्रेजेडी स्टार्ट करने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर की, उससे पहले थोड़े सा पॉइंट हमें वापस ब्रश अप कर लेना है। वो कौन सा थोड़ा सा पॉइंट है? दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी फॉर्म्स, कि उसमें होता क्या है कि जो भी एक प्ले है, जो ड्रामा है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो उसमें जो स्टेप्स की हम बात करेंगे तो स्टेप्स क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इसका होगा एक्सपोजिशन। ठीक है, जब भी कोई ड्रामा स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग पे ही प्रस्तावना प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम पृष्ठभूमि कहते हैं, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में एक्सपोजिशन कहा जाता है। एक्सपोजिशन के बाद राइजिंग एक्शन होगा, यानी कि कथा आगे बढ़ती है, ड्रामा आगे बढ़ता है और उसके बाद में क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स यानी कि टेंशन का सबसे पीक पॉइंट। देखिए यहाँ पर इस माउंटेन में सबसे पीक पॉइंट पर लिखा गया है क्लाइमैक्स। तो सबसे पीक पॉइंट जो होगा वो क्या है? टेंशन का। ट्रेजेडी में जो टेंशन है वो सबसे पीक पर कब होगा? एंड दैट पीक इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। ठीक है, और क्लाइमैक्स के बाद चीजें वापस सॉर्ट आउट होने लगेंगी और उसको हम कहेंगे फॉलिंग एक्शन। और फॉलिंग एक्शन के बाद फिर हमारे पास कुछ फाइनल कंडीशन आ जाएगी, दैट इज द एंड ऑफ द ड्रामा। अब ये एंड ऑफ द ड्रामा भी दो तरीके से हो सकता है, दैट इज रिजोल्यूशन एंड कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफी किसके रिलेटेड होगा? ट्रेजेडी से रिलेटेड होगा। तो अभी विलियम शेक्सपियर की वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी हम लेने वाले हैं और उसमें हमें ये ध्यान होना चाहिए कि उस ट्रेजेडी का जो एंड होगा वो कैसा होगा? ट्रेजेडी, दुखांत नाटक। तो इसका अंत जो है वो दुख भरा होगा और दुख भरे अंत को हम क्या कहते हैं ड्रामा में? कैटास्ट्रॉफिक एंड। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहेगी। उसके बाद ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पर 18th सेंचुरी में जो प्लेस एक्ट किए जाते थे, ये जो ड्रामास बनाए जाते थे, ये बेसिकली कितने में डिवाइड होते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। दे वर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स। ठीक है, देखिए पहले जैसे क्रिकेट मैच में टेस्ट सीरीज हुआ करती थी और ये टेस्ट सीरीज कई दिनों तक चलती थी, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? 2020 वन डे मैच, ओडीआई आजकल आ गया है। तो यहाँ पर ये जो वन डे मैच है वो 2020 का है और बहुत जल्दी चीजों को समअप कर लिया जाता है, वाइंड अप कर लिया जाता है। लेकिन टेस्ट मैच में क्या होता था? कई दिनों तक मैच चलते थे। तो उसी तरह से 18th सेंचुरी में क्या होने लगा? 5 एक्ट्स जो थे बहुत लेंदी होते थे, ड्रामा में होते थे और उसी से उसकी शुरुआत हुई थी, तो वो बहुत लेंदी थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड आता गया, ये जो एक्ट्स हैं ये कट शॉर्ट होके बहुत कम एक्ट्स में डिवाइड होने लगे। धीरे धीरे 3 एक्ट भी बनने लगे, फिर आपके 2 ही एक्ट बनने लगे और फिर अभी 1 एक्ट में भी, सिंगल एक्ट में भी प्रॉब्लम प्ले कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब स्टार्टिंग हुई थी तो 5 एक्ट से ड्रामा की स्टार्टिंग हुई थी
और उस 5 एक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या थे, कंपोनेंट्स क्या थे, तो वो कंपोनेंट्स थे एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स एंड डिनाउमेंट, और उसमें भी रेजोल्यूशन एंड कैटास्ट्रॉफी वर द मेन इंग्रेडिएंट्स। तो ये चीजें हम समझ चुके हैं और अभी हमने वापस इसको रिकॉल भी कर लिया, एंड दैट इज रिलेटेड टू ड्रामा सेक्शन। ड्रामा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने एक फैक्ट और देखा था, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में और क्या देखा था, कैथारसिस। कैथारसिस क्या था, परगेशन ऑफ फीलिंग्स। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो आगे ट्रेजेडी में आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए है ट्रेजेडी, लेकिन हमें क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर ये चीजें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि इसको अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम देख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो कि हेमलेट प्ले में बताई गई है, और वही कोटेशंस आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। और एग्जाम में पूछने का तरीका कैसा होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन कोटेशंस में ये जो कोटेशंस की लाइंस हैं ये कौन से ड्रामा से ली गई है। विलियम शेक्सपियर की है, ओके, ट्रेजेडी है, इट्स वेरी ओके, बट these lines have been extracted from which of the drama, वो ड्रामा का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि ये लाइन बोलने वाला कैरेक्टर कौन है, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डिनोट कर देती हूँ कि ये कैरेक्टर जो है वो पोलोनियस है। पोलोनियस कौन होता है, तो हेमलेट के राज दरबार में एक कोर्टियर होता है, एक राज दरबारी होता है, जिसका काम होता है एडवाइस करना, काउंसलिंग करना। तो यहाँ पर ये जो काउंसलिंग और एडवाइजरी का काम किया जा रहा है ये पोलोनियस द्वारा किया जा रहा है। और पोलोनियस जो है वो क्या कर रहा है, वो उसने एक कोट कही है। वो कोट क्या है, दैट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। यहाँ पर विट कौन है, विट यहाँ पर इंटेलिजेंट पर्सन है, कि ये जो इंटेलिजेंट पर्सन है इनको बहुत कम शब्दों में, वेरी कंसाइज मैनर, बहुत कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताने का अनुभव होता है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति की अगर हमें पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे, तो वो इंटेलिजेंट व्यक्ति कहा जाएगा जो कि कम शब्दों में बहुत इंटेंस मीनिंग को आपके सामने डिस्क्लोज कर देता है, उसको हम कहेंगे इंटेलिजेंट पर्सन। तो ब्रेविटी यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेविटी मतलब कंसाइज, ब्रेविटी मतलब ब्रीफ। तो यहाँ पर जो बहुत छोटे तरीके से बहुत कम शब्दों में बहुत गूढ़ मीनिंग कह दे, उसको हम कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। उसी को हम कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन। जैसे कि एक थॉट भी है कि एक सूफी ने हाथ में, एक सूफी ने जिंदगी की मिसाल दी, हाथ में धूल ली और हवा में उछाल दी। तो इस तरह से ये जो हाथ में धूल ली और हवा में उछाल दी, तो इससे उसने क्या मिसाल दी, ये मिसाल दी कि यहाँ पर जो हमारी जिंदगी है, जो लाइफ है, वो मोमेंट्री है, वो क्षणभंगुर है, वो एक पानी के बुलबुले की तरह है, और फटाफट कभी भी वो बुलबुला जो है वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये जो जिंदगी हमें मिली है इसका उपयोग हमें अचीवमेंट्स करने में करना चाहिए, रादर देन डूइंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम्स इन ट्रिवियल थिंग्स। तो ये सब क्या है, यहाँ पर उसने एक ही लाइन में कितना इंटेंस मीनिंग हमें कन्वे कर दिया। तो यही ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि जो कंसाइज मैनर में बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही इंटेंस मीनिंग बता दे, उसको हम कहेंगे इंटेलिजेंट पर्सन। तो इस तरह से हम देखते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो मैंने आपको इसका कैरेक्टर भी बता दिया, इसका कोटेशन का मीनिंग भी बता दिया, और इसी के साथ हमें याद रखना है कि ये लाइन जो है वो कौन से ड्रामा से ली गई है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ड्रामा कॉल्ड हेमलेट, राइट। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट कोटेशन। अब यहाँ पर जो दूसरी कोटेशन है वो किससे रिलेटेड है, ये भी वर्ल्ड फेमस कोटेशन है, दैट इज फ्रेल्टी दाय नेम इज वुमेन। अब यहाँ पर ये कोट किसने कहा है, तो ये कोट आपके हेमलेट ने कहा है। और हेमलेट किससे रिलेटेड ये सरप्राइज्ड और शॉक जो स्टेटमेंट देता है वो तब देता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और उससे बताया जाता है कि उसके पिता की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। लेकिन बेसिकली हुआ क्या है, तो दिस इज ऑल बिकॉज and he is completely astonished with all these episodes। और ऐसा जानने के बाद
वो ये फील कर रहा है, वो इस बात से परेशान है कि उसकी माँ जो कि एक विधवा हो चुकी है वो इतना जल्दी वापस रीमैरिज कैसे कर सकती है। जो शोक होता है, जो मॉर्निंग पीरियड होता है, यहाँ पर मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या है, ये जो मॉर्निंग पीरियड है, जो विलाप का समय है, जो दुख मनाने का समय है, वो दुख मनाने का समय इतना कम शॉर्ट टाइम पीरियड का, और उसके बाद में 2 महीने के बाद ही वो उसके पिताजी की मृत्यु के 2 महीने बाद ही उसकी माँ जो है उसके चाचा से शादी कैसे कर सकती है। फिर उसने और कहा है कि यहाँ पर ये जो वुमेन है, जो भी आपका जो समाज में जो महिला वर्ग है वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये महिला वर्ग बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये इस दुख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और थोड़ा सा भी नहीं रुक पाई, थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाई अपने पति की यादों में, अपने पति के यादों को इकट्ठा करके मॉर्निंग करने में, शोक व्यक्त करने में इसको ज़रा भी समय नहीं लगा। थोड़े से समय ही शोक व्यक्त करके इसने फटाफट अपने चाचा से शादी कर ली। तो कितनी गलत बात है ये, और ऐसा तो एनिमल्स भी नहीं करते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो नॉट अबेंडनिंग व्हाट, they are not abandoned with the thought of sorrow, of mourning of their near and dear apart। जब भी इनके एनिमल्स भी, जबकि वो एनिमल्स है, जानवर हैं, ये जानवर भी अपने किसी दूसरे जानवर की मृत्यु होने पर इतना जल्दी उस शोक को नहीं भूलते हैं, इतना जल्दी उस हादसे को नहीं भूलते हैं। तो मेरी माँ तो क्या है, एक इंसान है, और इंसान होने पर भी उसने 2 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें वाइंड अप कर ली और मेरे चाचा के साथ शादी कर ली। ये जानकर मैं हैरान हूँ। और यहाँ पर वो बताता है कि इस तरह से ये जो वुमेन कैटेगरी है हमारी सोसाइटी में, वो दुख झेलने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है और वो दुख झेल ही नहीं सकती, उसमें पोटेंशियल ही नहीं है। तो उस रेफरेंस में उसने ये थॉट कहा, उसने कोटेशन कही, दैट इज फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। अब ये कौन से ड्रामा से ली गई है ये आपसे पूछा जाएगा, तो दैट इज हेमलेट। नाउ क्विकली मूविंग टू अनदर कोटेशन, व्हाट इज दैट?